आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th में हिस्ट्री के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसका मतलब है कि हम लोग 3 चैप्टर शुरुआत का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। यदि आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने जो शुरुआत का 3 चैप्टर पढ़ा है, पहला तो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था, दूसरा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन था और तीसरा हिटलर वाला था, है ना, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इन तीनों चैप्टर में आपने गौर किया होगा कि तीनों का तीनों चैप्टर एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेकर था। कहीं पर डिक्टेटरशिप था तो कहीं पर मोनार्की था, उसको किस तरीके से ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाया गया, यही सब चीज़ हम लोगों ने शुरुआत के 3 चैप्टर में डिस्कस किया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसमें किसी गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि पहले मोनार्की था डेमोक्रेसी आ गया, या डिक्टेटरशिप था डेमोक्रेसी आ गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई पीट किया इस चीज़ के लिए। नहीं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट सोसाइटी को लेकर। कहने का मतलब इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के जंगल थे उस समय पे, और हाँ, इसमें भी हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों के समय के बारे में। जब अंग्रेज़ हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे उस समय पे हमारे इंडिया का क्या हाल था और ख़ास करके जंगलों का क्या हाल था, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि चैप्टर में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। बात करने वाले हैं जंगलों को लेकर कि आखिर हमारे इंडिया में पहले कितना जंगल था, कितने जंगलों को काट के खेत बना दिया गया ताकि उस पर खेती किया जा सके, है ना। इन्हीं प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब हुआ पूरी तरीके से हम लोग जंगलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और वर्ड है इसमें कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब हुआ ऐसे दौर के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे समय के बारे में बात करने वाले हैं जिस समय पे हमारे भारत पे कब्जा किसका था, अंग्रेज़ों का था। तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय पे हमारे भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा था, अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, जब वो यहाँ पे अपना शासन चला रहे थे, उस समय पे हमारे भारत के जंगलों का क्या दशा था, उसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर हमारा होने वाला है। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला 2-4 पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया कि फॉरेस्ट प्रोवाइड बम्बू, वुड, ग्रास, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जंगलों से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। बम्बू मिलता है, फिर से लकड़ी, घास, फल फूल, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब चीज़ हमको कहाँ से मिलता है, जंगलों से मिलता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, तो आपको इसमें उतना घबराना नहीं है, केवल चुपचाप बैठ के सुनते चले जाना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग इसका समय समय पर वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बनाते रहिएगा। एकदम सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी के ऊपर ही पूरा डिटेल में है। ठीक है, आगे। इन द अमेजन फॉरेस्ट it is possible to find 500 different plant species। सोचो कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। अमेजोन जंगल बहुत बड़ा जंगल है, आप सबको पता है, हमको भी पता है। यदि आप मतलब ऐसा रिसर्च किया गया है, ऐसा देखा गया है कि केवल अमेजोन जंगल में लगभग हम लोगों को 500 अलग अलग प्रकार के प्लांट के प्रजाति मिल सकते हैं। सोचो कितना बड़ा बात है, केवल एक जंगल में अमेजोन में लगभग 500 अलग अलग प्रकार के प्लांट, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिटवीन 1700 एंड 1995 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टीवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड। यहाँ पे डाटा दिया गया है 1700 से लेकर 1995, लगभग आप कह सकते हैं 18, 19, 20, लगभग 300 साल के आसपास का ये टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। इस 300 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो हैं वो साफ़ किए गए हैं, उस पर खेती करने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, उस पर इंडस्ट्री लगाने के लिए। और यदि परसेंट में बात करें पूरे जंगल का, पूरे वर्ल्ड के जंगल का, तो 9.3% जंगल जो है वो पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया है। किस लिए? खेती करने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए
तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका था। मेन टॉपिक तो हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वाई डिफॉरेस्टेशन। शुरुआत किया जाए। तो ये बड़ा डाटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 1700 से लेकर 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल, और यदि परसेंट में बात करें तो 9.3% जंगल जो है पूरे अर्थ का, उसको साफ कर दिया गया है अलग अलग यूज के लिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगलों, जब तक देखो हमारा जीवन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जंगलों से। समझ में आ रही है बात? आगे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है वाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन शब्द आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम लोगों ने बचपन से ये जानते आ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को, जंगलों को काटते हो, तो वही हमारा कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और आता है अफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब है बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगा देना, है ना, प्लांटिंग करना। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का दो डेफिनेशन है, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन है द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट का मतलब हुआ यदि जंगल लगातार धीरे धीरे गायब होता जा रहा है तो वो भी हमारा डिफॉरेस्टेशन ही कहलाएगा। और गायब होने का कुछ भी कारण हो सकता है, बाढ़ आया पूरा बह के चला गया, वो भी कारण हो सकता है। पूरी तरीके से वहाँ पे ज्वालामुखी फट गया, वोल्केनो फट गया, वो भी कारण हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ जंगलों का पूरी तरीके से गायब हो जाना, ये पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन है इट कैन बी डिफाइंड एज द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट और फ्रॉम अदर लैंड्स फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरा डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि अपने फायदे के लिए, अपने सुविधा के लिए यदि आप जंगलों से या फिर किसी भी जगह से बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को हटा देते हैं, काट देते हैं, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन ही कहलाएगा। तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सटीक है, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में आप वो लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक आपका था वाई डिफॉरेस्टेशन, इसके अंदर आपका छोटा सा टॉपिक है वो है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इन द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब कौन सा समय? जब हमारे इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, और हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पे लगभग 200 साल तक कब्जा किया है, लगभग 200 साल तक। तो कॉलोनियल पीरियड का मतलब हुआ वैसे समय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस समय पे हमारे भारत पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, कब्जा था, है ना। तो इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स विच आर एज फॉलोज। देखो, जब तक हमारे इंडिया पे अंग्रेजों का कंट्रोल रहा है, उन्होंने समय समय पर बड़े लेवल पे जंगलों को साफ किया है। क्यों साफ किया है भाई? कभी जंगलों को साफ किया है रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कभी जंगलों को साफ किया इंडस्ट्री लगाने के लिए, कभी जंगलों को साफ किया है खेती करवाने के लिए। तो अलग अलग रीजन्स के वजह से, मतलब अलग अलग रीजन के लिए इन्होंने जंगलों को खतरे में डाला है, साफ करवाया है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 5 रीजन पढ़ेंगे, टोटल 5 रीजन कि आखिर किन किन चीज़ों के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करवाया, बर्बाद करवाया। ठीक है, तो पहला क्या है देखा जाए। पहला है द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। देखो, जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और वहाँ पे इन सब का खेती होता नहीं था। इन सब का खेती कहाँ पे होता था? भारत में होता था। तो भारत में ये क्या बोलते थे कि जंगलों को काटो, जमीन को खेती के लायक बनाओ, और वहाँ उस जमीन पे जहाँ पे पहले जंगल था उस जमीन को पूरा साफ करके वहाँ पे जूट का, शुगर का, वीट का, कॉटन का, इन सब का खेती करो। समझ में आ रही है बात? दीज क्रॉप्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन यूरोप। और ये सब चीज़ जो था, जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब का बहुत डिमांड था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में डिमांड था। और कहीं भी ये सब चीज़ अच्छा तरीके से उगता नहीं था। फिर उगता कहाँ था? भारत में। तो भारत के जंगलों को काटा गया, साफ करवाया गया इन सब चीज़ों का खेती करवाने के लिए। और करवाता कौन था? अंग्रेज करवाते थे। ठीक है, आगे। सो द डिमांड फॉर दिस क्रॉप्स वर हाई इन यूरोप। तो इन सब क्रॉप का डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका खेती यहाँ पे होता था। और खेती करने के लिए मात्र एक उपाय था, आपको जंगलों को काटना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जिस जंगल को हम लोग आज जान रहे हैं वो जंगल हमारे पास कुछ भी नहीं है।
समझ में आ रही है बात? बहुत जंगलों को तो साफ कर दिया गया है, ठीक है। अगला सेकेंड कारण क्या है देखा जाए। सेकेंड कारण है द कॉलोनियल गवर्नमेंट थॉट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। उनका मानना यह था, अंग्रेजों का मानना यह था कि ये जंगल जो है ना वो अनप्रोडक्टिव है, इनसे कुछ नहीं मिलता है, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो उस समय भी और आज भी हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं ना आदिवासी, जंगलों पे टिका हुआ था पहले भी और आज भी। लेकिन ये चीज़ अंग्रेजों को दिखता नहीं था। उनके नज़र में जंगल क्या था इंडिया का बताओ? अनप्रोडक्टिव, मतलब वो किसी प्रकार का फ़ायदेमंद नहीं है। तो अंग्रेजों को लगा कि यार इतना बड़ा ज़मीन ये जंगल छेका हुआ है और इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको क्या कर देना चाहिए? हटा के यहाँ पे कुछ अलग काम किया जाना चाहिए। तो जंगलों को अंग्रेज हमेशा अनप्रोडक्टिव समझता था, मतलब ये किसी काम का नहीं है ऐसा समझता था। सो दे थॉट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी ब्राउड अंडर कल्टीवेशन टू इनहेंस द इनकम ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब इनको लगा कि जब जंगल किसी काम का है ही नहीं तो इस जंगल को हटाया जाए और यहाँ पे खेती बाड़ी स्टार्ट किया जाए ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजों का इनकम बढ़ सके। समझ में आ रही है बात? और देखो यहाँ पे कल्टीवेशन वो भी किस चीज़ का? उस प्रकार का फसल लगाया जाए जिसका डिमांड यूरोप में सबसे ज़्यादा था। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये ऐसा प्रकार का फसल उगवा था जिस प्रकार का जैसा डिमांड यूरोप में जिसका था ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब जिस फसल का डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था उसी का यहाँ पे तैयारी करवाता था। हाँ, जैसे एग्जांपल आपको देंगे अभी आगे। ये लोग जो पेड़ काटते थे ना, आपको बहुत अच्छा सवाल है कि ये लोग जो पेड़ काटते थे, इस पेड़ का करते क्या थे? ये लोग जला देते थे? बिल्कुल नहीं। पेड़ काट के ये लोग अलग अलग चीज़ों में इसको लगाते थे। जैसे पेड़ काट के बड़े बड़े सीप को बनाना, रेलवे ट्रैक के बीच में लकड़ी को बिछाना। जैसे आज आप देखोगे ना, दो पटरी के बीच में सीमेंट का बना हुआ रहता है वो पूरा, समझ में आ रही है बात? लेकिन पहले क्या रहता था? लकड़ी का टुकड़ा रहता था मोटा मोटा, ठीक है। तो वो उसका इस्तेमाल वहाँ पे हो जाता था। आगे, सो बिटवीन 1880 एंड 1920 फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड एरिया रोज बाई 6.7 मिलियन हेक्टेयर। सोचो 1880 से लेकर 1920 के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन साफ कर दिया गया खेती बाड़ी करने के लिए। इसका मतलब है कि इतने बड़े लेवल पे क्या किया गया होगा? जंगलों को साफ कर दिया गया। सोचो, जंगलों को साफ करने में मजा आ रहा था अंग्रेजों को, लेकिन नुकसान किसको हो रहा था? हम इंडिया के लोगों को हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का घर परिवार सब कुछ यहाँ पे उजड़ जा रहा था। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ बताओ? आदिवासी लोगों को हुआ, ट्राइबल को हुआ। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण क्या था देखा जाए? बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वेर डिसअपियरिंग। ओक जो होता है ना, ये एक ऐसा पेड़ है जो कि बड़ा लंबा लंबा होता है और इस पेड़ को अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक के बीच में लकड़ी डालने के लिए, बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने के लिए, ठीक ना। तो इंग्लैंड में ओक का जो जंगल था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट यानी कि ओक का प्लांट धीरे धीरे घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कहाँ से पूरा किया जाएगा? फिर इंडिया से पूरा किया जाएगा। तो जो भी लकड़ी का समस्या इंग्लैंड में था, उस लकड़ी का समस्या दूर कहाँ से हो गया? इंडिया की लकड़ी से हो गया, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी ऑफ इंग्लैंड। अब होता क्या था? इंग्लैंड का जो नेवी था, मतलब कि जो बड़े बड़े शिप थे, वो सब बनता था किससे? ओक ट्री से बनता था। और ओक ट्री इंग्लैंड में क्या हो रहा था? धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो अब सवाल है कि भैया इतना बड़ा बड़ा जहाज बनेगा फिर कैसे? तो अब हुआ क्या देखो। सो सर्च पार्टीज वेयर सेंड टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने अपने बड़े बड़े ऑफिसर को इंडिया भेजा, बोला कि इंडिया जाओ और पता करो कि वहाँ पे ओक ट्री है कि नहीं है, यदि है तो कितना है, क्या वो हमारे डिमांड को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जितने भी सारे सर्च पार्टी थे, सर्च पार्टी में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो सब इंडिया आए और इंडिया में उनको दिखा कि यहाँ तो ओक ट्री का खजान है, पूरा पूरा खदान है। तो विद इन अ डिकेड ट्रीज वेयर बीइंग कट डाउन ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वेयर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। जब पता चला कि इंडिया में तो ओक ट्री का एकदम पूरा खदान है, एकदम कुछ ही साल के अंदर भारी लेवल में ओक ट्री यहाँ से काटा गया और इंग्लैंड उसको भेज दिया गया। और इंग्लैंड में उसी ओक ट्री का, जो कि इंडिया से गया था, उससे बड़े बड़े सीप को तैयार किया गया। समझ में आ रही है बात? तो सोचो, लकड़ी का कमी इंग्लैंड में है, उस कमी को पूरा कौन कर दिया? इंडिया कर दिया। इसका मतलब आप साफ कह सकते हैं कि इंडिया में लकड़ियों का यानी कि जंगलों का कोई कमी नहीं था उस समय पे। आज बहुत कम हो गया है, घट गया है अंग्रेजों की वजह से। आगे
ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण, रेलवेज वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपेरियल ट्रूप्स। अब देखो, अंग्रेजों ने सबसे अच्छा एक काम जो किया है भारत में वो ये रेलवे लाइन बिछा के, ठीक है। अंग्रेज भारी लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाता था। हमारे फायदे के लिए क्या? नहीं, अपने फायदे के लिए। कोयले को एक्सपोर्ट करना हो, लकड़ी को यहाँ से वहाँ लेके जाना हो, कोई सामान को लेके जाना हो, तो रेलवे लाइन उन्होंने भारी लेवल में बिछाया। और रेलवे लाइन जो पहले बिछता था ना, मतलब दो पटरी के बीच में, जैसे आप देखेंगे तो दो पटरी के बीच में सीमेंट का बना हुआ रहता है वो सिल्ली, है ना, लेकिन पहले वो मोटे मोटे लकड़ियों का टुकड़ा हुआ करता था। तो रेलवे लाइन यदि आपको बिछाना है तो केवल आयरन का पटरी नहीं बल्कि आपको लकड़ी भी चाहिए, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल। मतलब कि यदि आपको उसके ऊपर इंजन चलाना है तो फ्यूल के तौर पे लकड़ी तो आपको चाहिए ही, फ्यूल के तौर पे तो चाहिए ही, साथ ही साथ दो पटरी के बीच में जो आप लकड़ी डालोगे वो उसके लिए भी तो चाहिए ना लकड़ी, इसीलिए जंगलों को साफ कर दिया गया। टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वुड वाज नीडेड टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। यहाँ पे स्लीपर का मतलब क्या है? स्लीपर का मतलब वही दो पटरी के बीच में जो लकड़ी होता है ना हॉरिजॉन्टल शेप में, वही हो गया हमारा स्लीपर, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यदि आपको रेलवे लाइन बिछाना है, पटरी बिछाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बीच में लगाने के लिए लकड़ी तो चाहिए ही, है ना। आगे, ईच माइल का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर, ठीक ना। मतलब कि 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1 माइल, ओके। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर। सोचो, मतलब कि 1.6 किलोमीटर यदि आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है तो उतने ही दूर में आपको 1760 से लेकर लगभग 2000 के बीच में स्लीपर आपको चाहिए होता था। मतलब लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा आपको चाहिए होता था। सोचो किस लेवल पे फिर हमारा जंगल कटता होगा, बहुत बड़े लेवल पे। सो वास्ट क्वांटिटीज ऑफ ट्रीज वेर कट डाउन फॉर रेलवेज। तो रेलवे को बिछाने के लिए बड़े लेवल पे लकड़ियों का काटना स्टार्ट कर दिया गया। और स्लीपर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। स्लीपर का सिंपल सा मतलब होता है दो पटरी के बीच में जो आप लकड़ी डालते हैं ना, जिससे कि दोनों पटरी एकदम अच्छी तरीके से टाइट रहे, होल्ड रहे, इधर उधर भागे नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं स्लीपर। ये चौथा कारण हुआ लकड़ी जंगलों को साफ करने का। पांचवा क्या कारण है जंगलों को साफ करने का, वो भी देख लेते हैं। और हमने बोला था कि टोटल कितने कारण है? 5 कारण है। पांचवा है, इन 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। सोचो बहुत बड़ी बात है। 1890 के आसपास 25,500 किलोमीटर इतना लंबा दूर तक रेलवे लाइन बिछा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा उस समय पे। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि 1 माइल यदि आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है तो उसमें आपको लकड़ी का टुकड़ा कितना चाहिए होता है स्लीपर? 1760 से लेकर 2000 के आसपास 1 माइल में, यानी कि 1.6 किलोमीटर में। तो आप इमेजिन करो कि 25,000 किलोमीटर में फिर कितना लगा होगा, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि इंडिया का जंगल तो पूरी तरीके से साफ ही हो गया, है ना। In 1946 the length of the tracks had increased over 7,65,000 किलोमीटर। सोचो ये 1946 में और ज़्यादा हो गया, 7,65,000 किलोमीटर। इतने दूर तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया। तो आप इमेजिन करो कि किस लेवल पे जंगलों को काटा गया होगा, पूरे तरीके से जंगल तबाह। इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास का मतलब जिसको आज हम लोग चेन्नई बोलते हैं ना, जिसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसी को हम लोग पहले मद्रास बोलते थे। तो इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वेयर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर। सोचो केवल मद्रास में नहीं कि केवल चेन्नई में 35,000 पेड़ हर साल काटे जाते थे। हर साल 35,000 पेड़, ये बहुत बड़ी बात है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। अब देखो अंग्रेज इतना तो काबिल था नहीं कि इतने बड़े लेवल पे जंगलों को वो खुद काट सके। इन्होंने लोगों को हायर करना स्टार्ट किया, उनको बोलना स्टार्ट किया कि इतना लकड़ी दोगे तो इतना पैसा मिलेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम होने लगा। इस तरीके से हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये काम करके दोगे तो इतना पैसा मिलेगा, उसी प्रकार का इसमें होने लगा कि जितना पेड़ काट के दोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे काम चलने लगा। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और इन सभी लोगों ने जंगलों को काटना स्टार्ट किया बहुत अंधाधुंध तरीके से, क्योंकि इनको क्या चाहिए था? अंग्रेजों से पैसा चाहिए था, और अंग्रेजों को क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। दोनों का काम बन रहा है, तो भारी लेवल पे जंगलों का नुकसान यहाँ पे किया गया। अगला इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, एक ही लाइन का है बस, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? देखो, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेर क्लियर्ड फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी,
कॉफ़ी एंड रबर टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग डिमांड या फिर नीड फॉर दीज कम्युनिटीज़। प्लांटेशन का मतलब होता है ऐसे चीज़ का फसल लगाना, मतलब दूर दूर तक जहाँ तक आपका नज़र जाएगा केवल एक ही प्रकार का फसल दिखे, उसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। और प्लांटेशन में आपका क्या आता है, चाय कॉफ़ी रबर, मतलब चाय कॉफ़ी रबर का जब भी खेती होता है तो छोटे मोटे लैंड में नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल में इसका खेती होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन कहते हैं। और प्लांटेशन करने के लिए भी बड़े लेवल पे जंगलों को साफ़ किया गया। और याद रखिएगा पूरे यूरोप में, और यूरोप में भी खास करके इंग्लैंड और ब्रिटेन में चाय कॉफ़ी इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और डिमांड बहुत ज़्यादा था तो उगाना कहाँ है, इंडिया में उगाना है, इसके लिए जंगल साफ़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी जंगलों को बड़े लेवल पर साफ़ किया गया। चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अगले वाले क्लास में द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।